हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। हम लोगों की सीरीज चल रही है इंडियन ज्योग्राफी की, जिसके अब तक हम लोग 6 सेशंस कर चुके हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया पढ़ा था, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा था कैसे इंडिया की रिवर्स हैं, हमारे नॉर्दर्न इंडिया की रिवर, सदर्न इंडिया की रिवर। हमने रिवर सिस्टम पढ़े, इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम। फिर हम लोगों ने सदर्न इंडिया की रिवर्स पढ़ी, जिसमें हम लोगों ने नर्मदा, तापी नदी और जो हमारी बाकी मेजर रिवर्स हैं उन सबको देखा। ये वीडियो हमारा सेशन 7 होगा, जिसके अंदर हम लोग सॉइल और नेचुरल वेजिटेशन के लिए पढ़ेंगे। हमारे आने वाले कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आने वाला इलाहाबाद हाई कोर्ट का आरओ एआरओ एग्जाम, या और भी कोई एग्जाम जिसके अंदर इंडियन ज्योग्राफी आपके सिलेबस का पार्ट है, हर उस एग्जाम के लिए ये वीडियोस इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो की पीडीएफ के लिए वीडियो के लास्ट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर कर दूंगा, उन्हें आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। सॉइल को अगर हम लोग बात करें तो सॉइल के अंदर आप ये देखिए कि हम लोग जब सॉइल की बात करते हैं ना, सॉइल होता क्या है? अपर वेदर्ड लेयर होता है अर्थ की क्रस्ट का। इट सपोर्ट्स प्लांट ग्रोथ। ये एक अपने आप में डायनामिक लिविंग और नेचुरल सिस्टम होता है, जिसके अंदर मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर, वाटर, एयर और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सॉइल एक प्राइमरी मीडियम है प्लांट एंकरेज का, न्यूट्रिएंट सप्लाई का, वाटर अवेलेबिलिटी का। रेगुलेटर ऑफ वाटर के लिए काम करता है। इट फंक्शंस एज अ रेगुलेटर ऑफ वाटर। तो उसमें वाटर की कंट्रोल, मतलब जो वाटर का इन्फिल्ट्रेशन है, जो पानी मिट्टी के अंदर बैठ जाता है, तो वो इन्फिल्ट्रेशन को कंट्रोल करता है। स्टोरेज, प्योरिफिकेशन और रन ऑफ को देखता है। रन ऑफ होता है जो पानी मिट्टी के ऊपर बह के निकल जाता है, डेट इज रन ऑफ, उसे सरफेस रन ऑफ कहते हैं। तो मिट्टी अगर अच्छी होगी तो वो पानी ऊपर से बहेगा नहीं, मिट्टी के अंदर चला जाएगा। सॉइल बायोलॉजिकल एक्टिविटी और ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करके न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकिल करता है। वास्ट वेराइटी डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स को हैबिटेट देता है, जिसके अंदर सॉइल के अंदर बैक्टीरिया भी होते हैं, फंगी भी होते हैं, इंसेक्ट्स भी होते हैं, अर्थवॉर्म्स भी होते हैं। सॉइल सर्व एज अ फाउंडेशन फॉर इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर, जैसे कि बिल्डिंग्स हुए, रोड्स हुए, डैम्स हुए, हर जगह सॉइल चाहिए। सॉइल के कंपोनेंट्स की बात की जाए तो सॉइल के अंदर चार मेन चीजें हैं। मिनरल मैटर है हमारे पास 45%, ऑर्गेनिक मैटर है 5%, वाटर 25% और एयर 25%। ये एक रफ, एक एवरेज सॉइल की बात की जा रहे हैं। बाकी हर सॉइल के लिए ये चीज वेरी भी कर जाती है। मिनरल मैटर में सैंड, सिल्ट, क्ले होता है। ऑर्गेनिक मैटर में ह्यूमस होता है। सॉइल की फॉर्मेशन के जो फैक्टर्स होते हैं उसे CLORPT बोलते हैं, क्लॉर्प्ट। ठीक है, कैसे भी आप बोलो, CLORPT है। C फॉर क्लाइमेट, L फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, R फॉर रिलिफ और टोपोग्राफी, P फॉर पेरेंट मटेरियल और T फॉर टाइम। तो LO हो गया हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो क्लाइमेट क्या हुआ? क्लाइमेट से हमारा मतलब होता है कि जब टेम्परेचर और रेनफॉल की बात करते हैं, जो कि रॉक्स का वेदरिंग रेट को कंट्रोल करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन को कंट्रोल करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म से हमारी बात होती है जो प्लांट्स हुए, उनके रूट्स हुए, माइक्रोब्स हुए या फौना हुए, जो कि ह्यूमस फॉर्मेशन पे और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग पे फोकस करते हैं। रिलीफ और टोपोग्राफी की बात करते हैं तो जो स्लोप होता है ना, मिट्टी कितने इंक्लाइंड प्लेन पर है, कैसा स्लोप है, वो वहाँ के ड्रेनेज को, इरोजन को और डेप्थ ऑफ सॉइल फॉर्मेशन को बात करती है। पेरेंट मटेरियल से हमारा मतलब होता है कि सॉइल का टेक्सचर कैसा आएगा, स्ट्रक्चर कैसा आएगा, मिनरल कंपोजिशन कैसा रहेगा। टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जितना भी लंबा टाइम होता है, सॉइल उतनी डीपर, मैच्योर और वेल डेवलप्ड सॉइल प्रोफाइल्स बनती हैं। टर्म मैंने यहाँ पर बोला है सॉइल प्रोफाइल। सॉइल फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है, विदरिंग, ह्यूमिफिकेशन, लीचिंग, एलुविएशन, इलुविएशन, हॉरिजॉन्टेशन, ये प्रोसेस है सॉइल फॉर्मेशन का। विदरिंग से मतलब होता है जो हमारी रॉक्स हैं, चट्टाने हैं, उनका ब्रेकडाउन होता है थ्रू फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस। हीट से, किसी और चीज से, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस से धीरे धीरे वो चट्टानों का चूरा सा बनने लगता है। ह्यूमिफिकेशन होता है, उसके अंदर क्या होता है, जो ऑर्गेनिक रेजिड्यूज हो जाते हैं उसके साथ में, उसे एक स्टेबल ह्यूमस में कन्वर्ट करता है। लीचिंग के अंदर क्या होता है? लीचिंग इज द प्रोसेस जिसमें जो सॉल्यूबल मिनरल्स हैं, सॉल्ट्स है या मिनरल्स है, जो भी सॉल्यूबल मटेरियल है, डाउनवर्ड वॉशिंग, वो मिट्टी में अंदर की तरफ जाने लगते हैं। एलुविएशन, इलुविएशन, दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। एलुविएशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ क्ले, Fe, एल्युमिनियम एंड ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम अपर हॉरिजन। जैसे मिट्टी, मान लो मिट्टी तो ऐसी गहरी हो जाती है ना, ऐसे होता नहीं कि ऊपर एक पतली सी मिट्टी हो गई, मिट्टी की मल्टीपल लेयर्स होती हैं, अभी उसको समझेंगे। तो ऊपर वाली लेयर से नीचे की तरफ क्ले, आयरन, एल्युमिनियम या बाकी ऑर्गेनिक मैटर भेजना, इसे कहते हैं एलुविएशन। और इलुविएशन होता है कि जो नीचे की लेयर्स होती है ना, वो ऊपर की लेयर से इसी क्ले को, आयरन को, एल्युमिनियम को, ऑर्गेनिक मैटर को ले लेती हैं और वहां पे डिपॉजिट हो जाता है या एक्यूमुलेट हो जाता है, उसे इलुविएशन कहते हैं। हॉरिजॉन्टेशन होता है कि जो डिस्टिंक्ट सॉइल लेयर्स हैं, हॉरिजन्स बने होते हैं, जो सॉइल प्रोफाइल में अभी पढ़ेंगे, ओवर द टाइम उसमें अलग अलग लेयर्स बन जाती हैं, वो कहलाता है हॉरिजॉन्टेशन। सॉइल बनने में बहुत टाइम लगता है, करीब करीब 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल बनने में 200 से 400 साल तक का टाइम लगता है। और जो मैच्योर सॉइल प्रोफाइल्स होती हैं, दे टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर।
जैसे हमारा गोंडवाना लैंड का पार्ट है, हम लोगों ने पढ़ा ना गोंडवाना लैंड का पार्ट। सो प्लेसेस लाइक दैट या डेक्कन प्लेटू का जो एरिया है, दैट सॉइल टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर टू डेवलप। अब बात करते हैं सॉइल प्रोफाइल की, या फिर इसे हम लोग सॉइल हॉरिजॉन्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसका जनरल कॉन्सेप्ट क्या है? सॉइल प्रोफाइल एक वर्टिकल सेक्शन है जो कि डिस्टिंक्ट सॉइल ओरिजिन जो बने हैं ओवर द टाइम उसे दिखाता है। हर ओरिजिन का कलर, टेक्सचर, स्ट्रक्चर और कंपोजिशन अलग अलग होता है। जैसे ये थ्योरेटिकल मैंने लिखा हुआ है, इसे हम लोग नहीं देखेंगे अभी, पहले हम इसके डायग्राम पर चलते हैं। ये कुछ इस तरह से सॉइल प्रोफाइल होती है, आप देख रहे हो अलग अलग रंगों से यहाँ दिखाया हुआ है। ये एआई जनरेटेड इमेज है, बड़ी मुश्किल से इमेज बनाई थी, हर बार ये कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा था। ये ऊपर पेड़ लगा है, पेड़ के नीचे ये जो मिट्टी है यहाँ पे पेड़ की जड़ें आ रहे हैं जो डार्क ब्राउन कलर की है। फिर ये थोड़े क्रीमिश से ये कलर की है, ये ब्राउन कलर की आ गई एक प्रोफाइल, ये लाइट ब्राउन कलर की आ गई। ये देखो यहाँ पे सिर्फ आपके नीचे चट्टाने हैं। तो इसकी बात करें तो सबसे ऊपर वाला जो होता है, जो ऊपर की सतह है, ये वाली जहाँ पे पत्ते वत्ते गिरे हुए हैं, इसे ओ हॉरिजन कहते हैं या फिर ऑर्गेनिक लेयर। इट कंटेन्स फ्रेश एंड डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर, जैसे पत्ते गिर गए, लिटर गिर गया, हिमस गिर गया, या प्रोमिनेंट इन फॉरेस्ट सॉइल। अब जैसे जंगलों में आप जाओ तो वहां पे ओ हॉरिजन बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होता है, क्यों? क्योंकि वहाँ पत्ते पत्ते ऊपर ही पड़े रहते हैं खूब सारे। फिर ये जहाँ पे जड़ें जा रही हैं, इसे हम लोग कहते हैं ए हॉरिजन या फिर इसे टॉप सॉइल बोला जाता है। तो सॉइल यहाँ से शुरू हुई है, बाकी ओ हॉरिजन तो सॉइल के ऊपर का हिस्सा हो गया। तो ए ओरिजिन की जो बात कर रही है, प्लांट ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पेड़ की जड़ें जा रही है, जड़ें यहीं पे ग्रो कर रही हैं। रिच इन ह्यूमस, हाईएस्ट बायोलॉजिकल एक्टिविटी, डार्कर इन कलर ड्यू टू ऑर्गेनिक मैटर। तो यहाँ का कलर क्यों डार्क होता है? क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर होता है, यहाँ पे ह्यूमस बहुत ज्यादा होता है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। बायोलॉजिकल एक्टिविटी से मतलब है हमारा, चाहे न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग हो रही हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, बैक्टीरिया फंगस रह रहे हो या माइक्रोब्स रह रहे हो। ये हमारा ई हॉरिजन कहलाता है, इसे एलुविएशन लेयर कहते हैं। एलुविएशन लेयर क्या होता है? यहाँ से जो क्ले है, मिनरल्स है, वो हमारे मिट्टी में नीचे की तरफ बैठेंगे। इट इज द जोन ऑफ लीचिंग, मिनरल्स और क्ले आर वॉश्ड आउट। वॉश आउट कहाँ को होता है? यहाँ से बहकर नीचे इधर आ जाएंगे। लाइट कलर्ड हॉरिजन होता है, फॉरेस्ट और हाई रेनफॉल एरिया में होता है। क्यों हाई रेनफॉल एरिया में? क्यों? क्योंकि जब ऊपर से पानी गिरेगा तो यहाँ की मिट्टी तो पेड़ों ने जकड़ रखी है, ये वाली मिट्टी में जब पानी बहेगा तो यहाँ से पानी अपने साथ क्ले को और बाकी मिनरल्स को लेकर नीचे आता चला जाएगा। फिर हमारा बी हॉरिजन आता है। बी हॉरिजन जो होता है, ये जोन ऑफ इल्यूविएशन होता है, कि यहाँ से तो वो आपकी क्ले और मिनरल्स आ गए और वो नीचे आके बैठ गए। इसे हम लोग जोन ऑफ इल्यूविएशन कहते हैं, जहाँ पे क्ले, आयरन, एल्यूमिनियम एक्यूमुलेट हो जाते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा है, दैट मीन्स ये ज्यादा डेंसर है, ज्यादा कॉम्पैक्ट है देन ए हॉरिजन। इसके कंपैरेटिवली ये ज्यादा डेंस है, ज्यादा कॉम्पैक्ट है। बट यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर का कंटेंट कम, कंपैरेटिवली कम होता है। ये होता है हमारा सी हॉराइजन, जिसे हम लोग पेरेंट मटेरियल भी बोलते हैं। नाम याद रखिएगा, हमारा ओ हॉरिजन जो होता है ऑर्गेनिक लेयर है, ए हॉरिजन हमारा टॉप सॉइल है, ई हॉरिजन हमारा एलुविएशन लेयर है, बी हॉराइजन हमारा सब सॉइल है, सी हॉराइजन हमारा पेरेंट मटेरियल है, और आर हॉराइजन ये हमारा बेड रॉक होता है। ये वो रॉक है जो जिसकी अभी विदरिंग नहीं हुई है। तो जो सी होराइजन की हम लोग बात कर रहे थे, सी होराइजन पार्शियली वेदर्ड रॉक फ्रेगमेंट्स होते हैं, और ये सॉइल और उसकी जो मेन चट्टान होती है उसके बीच का एक ट्रांजिशन होता है। और आर होराइजन, इसे मिट्टी नहीं कहते, दिस इज नॉट सॉइल, ये अभी भी अनवेदर्ड रॉक है। ये हमारा सॉइल का इंट्रोडक्शन था, कि हमारे पास, मैं वापस ऊपर ले आता हूँ यहाँ पे आपको। यहाँ हमने बात करी कि सॉइल क्या होती है, सॉइल के कंपोनेंट्स क्या हैं, सॉइल किन फैक्टर्स के थ्रू बनता है, और सॉइल बनने का प्रोसेस क्या है, कितना टाइम लगता है। और सॉइल कॉन्सेप्ट्स की हमने जनरल प्रोफाइल्स देखी। अब यहाँ प्रोफाइल पढ़ लेते हैं, हम लोगों ने एक बार समझ लिया ना डायग्राम से, अब यहाँ एक बार पढ़ लेते हैं। ओ होराइजन को हम लोग ऑर्गेनिक लेयर कहते हैं। इट कंटेन्स फ्रेश एंड डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर, जिसमें लीफ, लिटर, ह्यूमस होता है, एंड इट इज वेरी प्रोमिनेंट इन फॉरेस्ट सॉइल। ए होराइजन हमारी टॉप सॉइल होती है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होराइजन होता है प्लांट ग्रोथ के लिए। इट इज रिच इन ह्यूमस, हाईएस्ट इन बायोलॉजिकल एक्टिविटी, और ऑर्गेनिक मैटर की वजह से इसका कलर भी काफी ज्यादा डार्क होता है। ई होराइजन को हम लोग एलुविएशन लेयर कहते हैं। दिस इज द जोन ऑफ लीचिंग, जो मिनरल्स है, क्ले है, इट इज वॉश्ड आउट और ये नीचे की लेयर में चले जाते हैं। इस वजह से इसका कलर लाइट होता है काफी ज्यादा, और ये फॉरेस्ट और हाई रेनफॉल एरियाज में ज्यादा मिलता है। बी होराइजन की बात करते हैं, इसे सबसॉइल कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज द जोन ऑफ इल्यूविएशन, जहाँ पे आयरन, क्ले और एल्यूमिनियम एक्यूमुलेट होते हैं। ए होराइजन के कंपेरेटिवली ये ज्यादा डेंसर होता है, ज्यादा कॉम्पैक्ट होता है, और ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट इसमें काफी ज्यादा कम होता है। सी होराइजन हमारा पेरेंट मटेरियल है, जिसमें पार्शियली वेदर्ड रॉक फ्रेगमेंट्स होते हैं। इट रिप्रेजेंट्स द ट्रांजिशन बिटवीन सॉइल एंड बेड रॉक। आर होराइजन हमारा बेड रॉक होता है, जिसको हम लोग सॉइल नहीं कहते, ये हार्ड अनवेदर्ड रॉक होती है।
अब आई थिंक आप लोग इसको इस डायग्राम के साथ में रिलेट कर सकते हो पूरी तरह से। डायग्राम एक बार फिर देख लो। सबसे ऊपर जहाँ पे पत्ते बत्ते गिरते हैं दैट इज ओ होराइजन। जहाँ पे पेड़ की जड़ें जाती हैं दैट इज ए होराइजन या टॉप सॉइल। जो ये लाइट ग्रे कलर का पलटा ये जोन ऑफ एलुविएशन होता है, ई होराइजन कहते हैं, यहाँ पे लीचिंग होती है। ये जो ब्राउन कलर का है ये बी होराइजन होता है, इसे सब सॉइल कहते हैं, यहाँ पे जोन ऑफ इल्यूविएशन होता है। ये जो लाइट ब्राउन कलर का है ये हमारा हॉरिजन है, सी हॉराइजन जो पेरेंट मटेरियल है मिट्टी बनने का, और उसके नीचे आर हॉराइजन, आर स्टैंड्स फॉर रॉक। तो ये हमारा रॉकी या बेड रॉक पार्ट है जिसे हम मिट्टी नहीं मानते हैं। अब इसके बाद हमें इसमें पढ़ना टाइप ऑफ सॉइल। इंडिया में कितने तरह की सॉइल है, कहाँ पर है, और उनकी क्या खासियत है। जैसे सबसे ज्यादा एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल हम लोगों ने पढ़ा था हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स में सबसे ज्यादा है। तो मोस्टली अवेलेबल सॉइल है इंडिया में, करीब 43% सॉइल इज एलुवियल सॉइल। नॉर्दर्न प्लेन्स में और रिवर वैलीज में वाइड स्प्रेड है। पेनिनसुलर इंडिया में अगर बात करें तो ये सिर्फ डेल्टा और ईस्टोरीज के आसपास मिलती है, बाकी जगह नहीं मिलती। दे आर वेरी रिच इन ह्यूमस, लाइम एंड ऑर्गेनिक मैटर, हाईली फर्टाइल होती है। इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स जो है, नर्मदा तापी प्लेन्स जो है, ये कुछ एग्जांपल्स है जहाँ पे एलुवियल सॉइल मिलती है। एलुवियल सॉइल के क्रॉप्स क्या हैं, राइस, व्हीट, शुगर केन, ये मेन क्रॉप्स हैं इसके। और ये डिपोजिशनल सॉइल कहलाते हैं। डिपोजिशनल सॉइल मतलब कि दीज आर द ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड बाय रिवर्स, स्ट्रीम एटसेट्रा। सैंड का जो कंटेंट है उसमें इट डिक्रीजेस फ्रॉम वेस्ट टू द ईस्ट ऑफ द कंट्री। क्यों? क्योंकि ईस्ट में बारिश ज्यादा होती है तो वहां से सैंड को वो फ्लो करके ले जाती है। तो वेस्ट में सैंड ज्यादा है, ईस्ट ऑफ द कंट्री में सैंड कम है। न्यू एलुवियम होती है जिसे हम लोग खादर कहते हैं, ओल्ड एलुवियम होती है जिसे हम लोग भंगर बोलते हैं। हमने पिछले ड्रेनेज, सॉरी, जब हम लोगों ने नॉर्दर्न प्लेन्स पढ़ा था उसके अंदर हमने पीछे किसी वीडियो में पढ़ा भी है इसको। कलर की बात की जाए तो लाइट ग्रे से लेके ऐश ग्रे का कलर होता है एलुवियम सॉइल का। सैंडी से लेके सिल्टी लोम या क्लेही टेक्सचर होता है। सॉइल इज रिच इन पोटाश बट पुअर इन फॉस्फोरस। तो अगर हमें ये पता रहा कि कौन सी मिट्टी में कौन सा मिनरल ज्यादा है कौन सा मिनरल कम है तो उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग उसमें फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं। मेजर क्रॉप्स हैं वीट, राइस, मेज, शुगर केन, पल्सेस और ऑयल सीड। फिर इसके बाद आती है हमारी रेड सॉइल। रेड सॉइल की बात करें तो ये लो रेनफॉल एरिया में होती है जहाँ पे बारिश कम होती है, और इसको हम लोग ओमनीबस ग्रुप भी बोलते हैं। रेड सॉइल इज ऑल्सो नोन एज ओमनीबस ग्रुप। ये पोरस होती है, फ्रीएबल स्ट्रक्चर होता है इसका, लाइम नहीं होता है इसमें, कंकड़ नहीं होते। कंकड़ हमारा इम्प्योर कैल्शियम कार्बोनेट, वही जो कंकड़ पत्थर होते हैं। इट इज डेफिशिएंट इन लाइम, फॉस्फेट, मैंगनीज, नाइट्रोजन, हमस एंड पोटैश। तो इसमें फर्टिलाइजर उस हिसाब से डलेगा। इसका कलर रेड क्या होता है, क्योंकि इसमें फेरिक ऑक्साइड होता है। तो देखो दो चीजें होती है, एक होती है फेरिक ऑक्साइड, एक होता है फेरस ऑक्साइड। दोनों चीजों में सवाल पूछा जाता है इसके अंदर रेड कलर क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द फेरिक ऑक्साइड। ठीक है। लोअर लेयर इज रेडिश येलो और येलो। टेक्सचर इसका सैंडी से क्लेई और लोमी होता है। कॉमन क्रॉप्स हैं इसके वीट, कॉटन, पल्सिस, टोबैको, ऑयल सीड, पोटैटो। ये मेजर क्रॉप्स है जो इसमें कल्टीवेट किए जाते हैं। ब्लैक सॉइल की बात की जाए तो ब्लैक का मतलब होता है रेगुर, तो ब्लैक सॉइल को हम लोग रेगुर सॉइल भी बोलते हैं, मतलब कॉटन सॉइल। कॉटन कल्टीवेशन का बेस्ट सॉइल होता है ये। जो डेक्कन का एरिया है वो ज्यादातर ब्लैक सॉइल से ही ऑक्यूपाइड है। मैच्योर सॉइल होती है ये अपने आप में, इसकी हाई वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी होती है। जब इसमें पानी जाता है तो ये फूल जाती है, स्टिकी स्टिकी सी हो जाती है, और जब सूख जाती है तो श्रिंक होने लग जाती है। इसमें सेल्फ फ्लोइंग इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है ब्लैक सॉइल की। क्यों? इसमें अपने आप क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, जब ये सूखी होती है तो पानी अपने आप आने पर उन क्रैक्स के अंदर चला जाता है। इट इज रिच इन आयरन, लाइम, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम। तो ब्लैक सॉइल इज रिच इन आयरन, लाइम, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम। इट इज डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड ऑर्गेनिक मैटर। कलर की बात की जाए तो डीप ब्लैक से लेकर लाइट ब्लैक कलर है इसका, और क्लेई टेक्सचर होता है। लेटराइट सॉइल होती है। लेटराइट एक लैटिन वर्ड जिसका मतलब होता है लेटर, उससे बना है, दैट मींस ब्रिक। तो इट बिकम सो सॉफ्ट व्हेन वेट एंड सो हार्ड व्हेन ड्राइड। तो जहाँ पे हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल होता है वहां पे लेटराइट सॉइल मिलती है। एंड इट इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ हाई लीचिंग। लाइम और सिलिका जो है मिट्टी से पूरी तरह से बह जाते हैं तो हमारी लेटराइट सॉइल बन जाती है। ऑर्गेनिक मैटर जो होता है सॉइल का, इट विल बी रिमूव फास्ट बाय द बैक्टीरिया। क्यों? क्योंकि इट इज हाई इन टेम्परेचर एंड ह्यूमस विल बी टेकन क्विकली बाय द ट्रीज एंड द अदर प्लांट। दस ह्यूमस कंटेंट भी इसका लो होता है। आयरन इसमें ज्यादा होता है, डेफिशिएंट है नाइट्रोजन, पोटेश, पोटेशियम, लाइम, ह्यूमस का। कलर इसका रेड कलर होता है ड्यू टू आयरन ऑक्साइड। इसके क्रॉप्स है राइस, रागी, शुगर केन, कैशू नट्स, ये मेनली इसमें कल्टीवेट किए जाते हैं। मिलता कहाँ पर है ये? वेस्टर्न घाट्स में, ईस्टर्न घाट्स में, मालवा में, सतपुरा में, विंध्यास में, जहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा होती है।
फिर हमारी डेजर्ट सॉइल होती है जिसको हम लोग एरिड सॉइल भी बोलते हैं, ये एरिड और सेमी एरिड कंडीशन में मिलती है। इट इज डिपॉजिटेड मेनली बाय द विंड एक्टिविटीज। हाई सॉल्ट कंटेंट है इसमें, लैक ऑफ मॉइस्चर एंड हमस होता है। इसमें कंकड़ या इम्पोर कैल्शियम कार्बोनेट का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। नाइट्रोजन बहुत कम होती है, फॉस्फेट नॉर्मल होता है। टेक्सचर सैंडी होता है, कलर रेड से लेके ब्राउन तक जाता है। इसमें होने वाले क्रॉप्स है वीट, मिलेट्स, बार्ले, मेज, पल्सेस, कॉटन। वीट, मिलेट, बार्ले, मेज, पल्सेस, कॉटन। फिर हमारा पीटी और मार्शी सॉइल होता है जो कि हैवी रेनफॉल एरिया के अंदर मिलता है, जहाँ पे हाई ह्यूमिडिटी होती है। ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन यहाँ पर बहुत कम होती है। लार्ज क्वांटिटी ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है या ह्यूमस होता है, जिसकी वजह से सॉइल एल्कलाइन हो जाती है। डेड ऑर्गेनिक मैटर कैसे? पीटी मार्शी सॉइल आप ऐसे देखो, जहाँ पे बारिश बहुत होती है, दलदली सा एरिया बन जाता है, तो यहाँ पे पत्ते वत्ते गिरे हुए वही उसमें सड़ने लग जाते हैं, मतलब डिकम्पोज होने लग जाते हैं। हैवी सॉइल होती है विद ब्लैक कलर। फॉरेस्ट सॉइल में हमारे हाई रेनफॉल रीजन के अंदर पाई जाती है। ह्यूमस कंटेंट कम होता है और सॉइल का नेचर एसिडिक होता है। माउंटेन सॉइल जो हमारी माउंटेनियस रीजन ऑफ द कंट्री में मिलती है। इमेच्योर सॉइल होती है जिसमें लो ह्यूमस और एसिडिक नेचर होता है। वीट, मेज, बार्ले, टेम्परेट फ्रूट्स ये सब हिमालयाज में उगते हैं माउंटेन सॉइल पर। प्लांटेशन क्रॉप्स इसमें होती है जैसे टी, कॉफी, स्पाइसेस या ट्रॉपिकल फ्रूट्स होते हैं, जैसे तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला के अंदर उगाए जाते हैं। ये एक हमारा सॉइल का मैप है, इस मैप के हिसाब से आप देख सकते हो। जैसे ये डार्क ग्रीन वाला हमारा फॉरेस्ट और माउंटेन का है। ये मैप विकिपीडिया पे आप, अगर आप सर्च करोगे, आप गूगल पे सर्च करोगे सॉइल मैप ऑफ इंडिया, तो विकिपीडिया का जो पेज आएगा उसमें ये मैप दिया हुआ है, तो मैंने वहां से कॉपी पेस्ट करा है। तो आई डोंट हैव एनी ओनरशिप ऑफ दिस पर्टिकुलर मैप, आई सिंपली कॉपी पेस्टेड इट फ्रॉम विकिपीडिया। सारा इसका ओनरशिप, कॉपीराइट उन्हीं का है जिन लोगों का ये कंटेंट है मैप वाला। ओके, ये हमारा, ये जो रीजन है ये माउंटेन सॉइल वाला है, जहाँ पे हमारे पहाड़ हैं, जहाँ हमारा उत्तराखंड, आप मैप के हिसाब से आइडिया लगाओ, जहाँ पे उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, सिक्किम है या अरुणाचल प्रदेश का सा एरिया है, यहाँ पे हमारे पास माउंटेनियस सॉइल मिलती है। फिर ये हमारी एलुवियल सॉइल है। एलुवियल सॉइल, ये जो एरिया है ये आप देख रहे हो, ये वाला पूरा एरिया। अब ये पूरे एरिया में कौन कौन सी स्टेट्स है ये आप समझने की कोशिश करो, कौन कौन सा एरिया है ये हो गई हमारी गुजरात, और ये गुजरात की डेल्टा और ईस्टरी वाला एरिया, जहाँ पे नर्मदा नदी और तापी नदी जाती है। ये हमारा पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया। और ये इधर कोस्टल एरिया जहाँ पे डेल्टास बनी है ना, जो हमारी मेजर रिवर थी, महानदी डेल्टा बनती है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा बनती है, वो जो, या कावेरी नदी वाला एरिया है, वो जहाँ पे डेल्टा बना रही है वहां पे हमारी एलुवियल सॉइल बनी हुई है। यहाँ पे, ये आसाम की स्टेट है जहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी फ्लो कर रही है, तो यहाँ पर भी हमारे पास ये एलुवियल सॉइल आती है। फिर ये हमारे पास रेड और येलो सॉइल है जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, ये पूरा एरिया हो गया। सॉरी, जहाँ पे बारिश थोड़ी कम होती है, ये पूरा एरिया, ये बना बारिश से, ये पूरा बारिश से ही बना है। बट ये रेड और येलो सॉइल है। ये ब्लैक सॉइल है। ब्लैक सॉइल हमारे पास डेक्कन वाला एरिया है और थोड़ा सा गुजरात का पार्ट है, यहाँ हमारे पास ब्लैक सॉइल है। लेटराइट सॉइल, जहाँ पे लीचिंग बहुत ज़्यादा होती है हैवी रेनफॉल की वजह से, तो ये हमारी लेटराइट सॉइल का पार्ट हो गया, यहाँ पे हमारे पास लेटराइट सॉइल है। और एरिड सॉइल जहाँ पे हमारा सूखा पड़ता है, जो राजस्थान का कुछ पार्ट है, गुजरात का कुछ पार्ट है, जहाँ पे थोड़ा डेजर्टी सा एरिया है, वो हमारा एरिड सॉइल या फिर डेजर्ट सॉइल हो गई। तो इस तरह से ये हमारा सॉइल का मैप है। ठीक है, सॉइल क्लियर हुआ। डायरेक्ट आप लोगों को सिर्फ थ्योरी है, रीड करनी है। अगला टॉपिक इसी वीडियो में करेंगे, दैट इज नेचुरल वेरिटेशन। जब नेचुरल वेरिटेशन की हम लोग जब बात करते हैं, तो नेचुरल वेरिटेशन और वाइल्ड लाइफ है हमारा, जो प्लांट अपने आप ग्रो करते जाते हैं, जैसे जंगल है वो अपने आप बनता चला जाता है, इंसानों को वहाँ कुछ नहीं करना। सो विदाउट सिग्निफिकेंट ह्यूमन इंटरफेरेंस, नेचुरल वेरिटेशन वो पार्ट है जो अपने आप को खुद से ग्रो करता है, अपना खुद से जीना मरना पेड़ों का खुद का है, आप कुछ नहीं करोगे वहाँ पे, दैट इज नेचुरल वेरिटेशन। और वाइल्ड लाइफ के अंदर जो भी हमारे अनडोमेस्टिकेटेड एनिमल्स है, अनडोमेस्टिकेटेड एनिमल, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, इंसेक्ट्स, ये सब हमारा वाइल्ड लाइफ का पार्ट बनाते हैं। इंडिया इज वन ऑफ द 17 मेगा डाइवर्स कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि हमारे पास रिच वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम है, क्लाइमेटिक कंडीशंस है और ज्योग्राफिकल फीचर्स है। ऑल्दो इंडिया के पास वर्ल्ड का सिर्फ 2.4% लैंड एरिया है, हम वर्ल्ड की 8% वर्ल्ड की रिकॉर्डेड बायोडाइवर्सिटी इंडिया के पास है। सो वी आर बायोलॉजिकली रिच कंट्री। इंडिया के नेचुरल वेरिटेशन की बात करें तो हमारे पास तरह तरह के फॉरेस्ट है जिसको हम लोग पढ़ेंगे, और तरह तरह की वाइल्ड लाइफ स्पीशीज भी है, जैसे बंगाल टाइगर है, एशियाटिक लॉयंस है, इंडियन एलिफेंट्स है, वन हॉर्न राइनोसोरस है, स्नो लेपर्ड है और गैंजेटिक डॉल्फिन्स है। तो इंडिया की वाइल्ड लाइफ भी बहुत ज़्यादा डाइवर्स है और
हमारे पास तरह तरह के जंगल भी हैं क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट और टेम्परेचर कंडीशंस है। नेचुरल वेजिटेशन की बात करते हैं, जो अपने आप से जंगल हमारे उगने लगते हैं, जंगल बन जाते हैं और अभी भी अपने आप में सस्टेनिंग है खुद से। उसके फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, जैसे क्लाइमेट, टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, सनलाइट, ये टाइप और डेंसिटी ऑफ नेचुरल वेजिटेशन को डिफाइन करते हैं या उसको बनाते हैं। जहाँ पे हाई रेनफॉल होता है वहाँ पे डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, और जहाँ पे लो रेनफॉल होता है वहाँ पे थॉर्न फॉरेस्ट या ग्रासलैंड्स होते हैं। रिलीफ और एल्टीट्यूड, माउंटेन रीजन में आप जाओगे तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन मिलेंगे, वहाँ पे अलग अलग तरह के पाइन्स होते हैं, देवदार के ट्री होते हैं, सैडार के ट्रीज होते हैं। तो रिलीफ और एल्टीट्यूड भी डिपेंड करता है, जैसे जैसे हम लोग एल्टीट्यूड में ऊपर बढ़ते चले जाते हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है वो टेम्परेट फॉरेस्ट में कन्वर्ट होने लगते हैं, कॉनिफेरस फॉरेस्ट में कन्वर्ट होने लगते हैं, और बहुत ऊपर जाके एल्पाइन वेजिटेशन आ जाता है। सॉइल, सॉइल की फर्टिलिटी, टेक्सचर, मॉइस्चर और मिनरल कंपोजिशन, ये प्लांट ग्रोथ पे ये प्लांट ग्रोथ इन चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो एलुवियल सॉइल क्या करता है, इट सपोर्ट डेंस फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर, और जो सैंडी सॉइल होती है दे सपोर्ट थॉर्नी वेजिटेशन। वाटर की अवेलेबिलिटी, रिवर, ग्राउंड वाटर, वेटलैंड्स या रेनफॉल, ये ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ द वेजिटेशन को डिफाइन करती है। पानी अच्छे से होगा तभी जंगल वहां पे सर्वाइव कर पाएगा, वरना सूखा पड़ जाएगा जैसे डेजर्ट्स में पड़ता है। सो एरियाज विद पेरिनियल रेनफॉल, उनके पास काफी अच्छी बायोडाइवर्सिटी होती है। ह्यूमन एक्टिविटीज, ह्यूमन एक्टिविटीज तो हर चीज को बर्बाद भी करता है, जैसे डिफोरेस्टेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, माइनिंग है, ओवरग्रेजिंग है, या शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, जिसकी वजह से इंडिया का नेचुरल वेजिटेशन ऑल्टर होता रहता है। इसके लिए हम लोग काफी सारे कंजर्वेशन मेजर्स भी लेकर आए, जैसे एफोरेस्टेशन लेकर आए, या प्रोटेक्टेड एरियाज बनाने की बात करी ताकि हम लोग डिग्रेडेड एरियाज को रिस्टोर कर पाए। इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम होता है जहाँ पे सभी प्लांट और एनिमल्स उस पर्टिकुलर एरिया में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं, चाहे उनका फिजिकल एनवायरनमेंट हो या कुछ हो, और वो मतलब आपस में मिलजुल कर रहना, एक दूसरे को खाना, एक दूसरे के सपोर्ट से रहना, दैट इज योर इकोसिस्टम। हम लोग भी एक इंटीग्रल इकोसिस्टम का ही पार्ट हैं। अब इंडिया के फ्लोरा की बात करें तो इंडिया के पास करीब करीब 47,000 प्लांट की स्पीशीज है, जो कि वर्ल्ड में 10th नंबर पर है और एशिया में 4th नंबर पर है। जिसमें करीब 15,000 हमारे पास फ्लावरिंग प्लांट्स है, जो कि 6% है वर्ल्ड के टोटल फ्लावरिंग प्लांट्स के। इंडिया के पास नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स बहुत ज़्यादा है, जैसे फर्न्स हो गए, एल्गी हो गए, फंगी हो गए। फ्लोरा जो है हमारा, जो ट्रॉपिक्स में मिलता है, ट्रॉपिक्स से लेकर आर्टिक रीजन तक हर तरह का फ्लोरा हमारे पास है, क्योंकि हमारे पास हर तरह का टेम्परेचर और रेनफॉल कंडीशंस है। जो हिमालयन या पेनिनसुलर रीजन है, दे आर कवर्ड विद इंडिजीनियस वेजिटेशन स्पीशीज, जो कि कुछ ऐसी है जो सिर्फ नॉर्थ इंडिया में मिलती हैं, कुछ ऐसी है जो सिर्फ थार डेजर्ट में मिलती हैं। बट क्योंकि डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट हो रहा है, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की वजह से काफ़ी सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो एक्सटिंक्शन भी फेस कर रहे हैं। अभी एक एक करके हम लोग टाइप ऑफ फॉरेस्ट पढ़ेंगे, उसके अलावा बाकी चीज़ें हम लोग पहले देख लें। बायोम्स क्या होते हैं, बायोम्स वो लार्ज इकोसिस्टम होता है लैंड का, जहाँ पे डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ वेजिटेशन और एनिमल लाइफ होती है, उसे हम लोग बायोम कहते हैं। प्लांट जो होते हैं, प्लांट फॉर्मेशंस आर यूज्ड एज बेसिस फॉर ग्रुपिंग और आइडेंटिफिकेशन। तो बायोम्स को आइडेंटिफाई और ग्रुप करने के लिए हम लोगों ने प्लांट फॉर्मेशन को लिया है। दुनिया में 5 तरह के बायोम्स होते हैं, फॉरेस्ट, सवाना, डेजर्ट, तुंद्रा और ग्रासलैंड। फॉरेस्ट जंगल होते हैं, सवाना बहुत बड़े ग्रासलैंड मतलब बहुत बड़े मैदान से होते हैं, डेजर्ट हमारा रेतीला मैदान होता है, तुंद्रा, तुंद्रा में अलग तरह की वेजिटेशन होती है, और ग्रासलैंड हमारे घास के मैदान होते हैं। जैसे अफ्रीका में है, अफ्रीका में सवाना है जहाँ पे शेर रहते हैं। अब हमारे टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट की बात करते हैं। सबसे पहले हमारा इसमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हमारे वो फॉरेस्ट होते हैं जिसमें 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा की रेन हमें चाहिए होती है और शॉर्ट ड्राई सीजन होता है। ये वेस्टर्न स्लोप्स के रेनी पार्ट्स में हमें ज़्यादा मिलते हैं, जो वेस्टर्न घाट्स में है, या फिर आइलैंड ग्रुप्स पे जैसे लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार, या फिर अपर पार्ट ऑफ आसाम एंड तमिलनाडु कोस्ट। यहाँ के जो पेड़ होते हैं इनकी हाइट 60 मीटर तक चली जाती है या उससे भी ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि रीजन इज़ वार्म एंड वेट थ्रू आउट ऑफ द ईयर, यहाँ पे लग्जूरियन वेजिटेशन मिलता है हर तरह का, जैसे ट्रीज भी हैं, श्रब्स भी हैं, क्रीपर्स भी हैं। तो एक मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर बन जाता है। एवरग्रीन फॉरेस्ट में क्या होता है, एवरग्रीन क्यों कहते हैं, क्योंकि कोई ऐसा डेफिनेट टाइम नहीं है जहाँ पे पेड़ अपने पत्ते झाड़े। जहाँ पर सूखा पड़ता है, वहाँ पतझड़ का मौसम आता है ना, पेड़ अपने पत्ते झाड़ देते हैं वाटर लॉसेस को कंपनसेट करने के लिए। एवरग्रीन फॉरेस्ट में ऐसा नहीं होता, दे अपीयर ग्रीन ऑल मतलब थ्रू आउट द ईयर, ये हरे रंग के रहते हैं। कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट ट्रीज यहाँ पर होती हैं, जैसे एबोनी, महागोनी, रोजवुड, रबर, चिंचोना, ये एवरग्रीन फॉरेस्ट में मिलते हैं। एलिफेंट्स यहाँ पे तरह तरह के हैं, सॉरी एनिमल्स यहाँ तरह तरह के हैं, हाथी भी है, बंदर भी है, डियर भी है, वन हॉर्न राइनोसोरस भी होते हैं जो कि आसाम या वेस्ट बंगाल में मिलते हैं। बाकी तरह तरह की बर्ड्स, बैट्स, स्लॉथ, स्कॉर्पियन, स्नेल्स, वाइल्ड लाइफ हर जगह बहुत ज़्यादा है।
ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट वो होते हैं जहाँ पे बारिश 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर की रहती है, और इसे हम लोग मानसून फॉरेस्ट भी कहते हैं। एंड दीज आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट इन इंडिया। यहाँ पे क्या होता है, करीब 1.5 से 2 महीने के लिए पेड़ अपने पत्तियां झाड़ते हैं फॉर 6 to 8 weeks इन समर। On the basis of availability of water, these forests are further divided into moist and dry deciduous forest। तो एक तो हमारे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आ गए, फिर हमारे ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट आ गए। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट को भी हमने दो पार्ट से बांट दिया, एक हमारा ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट हो गया और एक हमारा मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट हो गया, डिपेंडिंग कि बारिश कितनी है या पानी कितना है। अभी हमारे डेसिडियस की हमने 70 से 200 सेंटीमीटर की बारिश की बात की थी, ठीक है। अब जहां पे हमारे पास 100 से 200 सेंटीमीटर की बारिश हो रही है वो हमारे मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट है, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में है, अलोंग द फुटहिल्स ऑफ हिमालय, झारखंड, वेस्ट ओडिशा, छत्तीसगढ़ या वेस्टर्न घाट्स के ईस्टर्न स्लोप्स पे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्पीशीज है जैसे टीक, बैम्बू, साल, शीशम, खैर, कुसुम, अर्जुन, मलबेरी, सैंडलवुड। ड्राई डेसिडस वो होते हैं जहाँ पे 70-75 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक की बारिश होती है। ये हमारे पेनिनसुलर प्लेटू के अंदर है और यूपी बिहार का जो प्लेन है वहां पर है। दीज आर द ओपन स्ट्रेचेस इन विच टीक, साल, पीपल, नीम या बाकी पेड़ ग्रो करते हैं। लार्ज पार्ट ऑफ दिस वेजिटेशन, इसे हम लोगों ने कल्टीवेशन के लिए और ग्रेजिंग के लिए हम लोगों ने काफी हद तक क्लियर भी कर दिया है। फिर हमारे हिल फॉरेस्ट आते हैं। हिल फॉरेस्ट की हम लोग जब बात करते हैं, ये सदर्न इंडिया में और हिमालयाज में है। ये वो ट्रीज होते हैं जो कि डिपेंड करते हैं हाइट ऑफ द माउंटेन पे। जैसे साल और बैम्बू है, अगर 1000 मीटर से कम की है, मतलब 1000 मीटर से कम का एल्टीट्यूड है, तो वहाँ पे साल और बैम्बू ज्यादा मिलेगा। 1000 से 2000 मीटर पे जाओगे तो ओक, चेस्टनट या बाकी फ्रूट ट्रीज मिलेंगे, चीड़ के जंगल मिलेंगे। 1500 से और 3000 के बीच में रहोगे, 3500 तक, तो पाइन, देवदार, सिल्वर फर्न, स्प्रूस ये सब होते हैं। 3500 के ऊपर जाओगे तो एल्पाइन फॉरेस्ट होते हैं जहाँ पे सिल्वर फर्स, पाइन, बिर्चिज ये सारे पेड़ होते हैं। एल्पाइन फॉरेस्ट के थ्रू हमारे पास एल्पाइन ग्रासलैंड की जगह आती है और स्क्रब की जगह आती है, जैसे जैसे हम ऊपर चलते चले जाते हैं। फिर हमारे पास ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट या स्क्रब्स होते हैं जहाँ पे वो जगह होती है जहाँ की बारिश 70 सेंटीमीटर से भी कम होती है। जो हमारा सेमी एरिड रीजन है, गुजरात का, राजस्थान का, एमपी का, यूपी, छत्तीसगढ़ या हरियाणा का, वहाँ पे ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट या स्क्रब्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। वेजिटेशन जो होती है यहाँ की थॉर्नी ज़्यादा होती है, बुशेस ज़्यादा होती है, जैसे अकेकिया होता है, कैक्टस होता है, पाम होता है, यूफोर्बिया होता है। ये सारी वेजिटेशन है जो ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट या स्क्रब्स में हमें मिलती है। ट्रीज यहाँ के स्कैटर्ड होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा डेंस नहीं होते, उनका लॉन्ग रूट पेनिट्रेटिंग होता है, मिट्टी के अंदर बहुत गहराई तक जाते हैं और रेडियल पैटर्न में स्प्रेड करते हैं ताकि वो पानी ढूंढने की कोशिश कर पाए। स्टेम्स इनकी सक्लेंट होती है ताकि वो पानी को कंजर्व कर पाए। कॉमन एनिमल जो यहाँ पर मिलते हैं, इट इंक्लूड रैट्स, माइस, रैबिट, फॉक्स, वुल्फ, टाइगर, लॉयन, वाइल्ड एस, हॉर्सेस एंड कैमल्स। मैंग्रोव फॉरेस्ट है जो कि कोस्टल रीजन में बनते हैं, जो कि टाइडल इन्फ्लुएंस की वजह से बने होते हैं। मड और सिल्ट जो होती है यहाँ पे ऐसे कोस्ट पे एक्यूमुलेट हो जाती है। डेंस मॉन्ग जो डेंस मैंग्रोव्स होते हैं, दे आर कॉमन वेराइटीज विद रूट्स ऑफ द प्लांट सबमर्ज अंडर द वाटर। तो इनके अंदर जो रूट्स होती है वो पानी के अंदर सबमर्ज होती है, जैसे गंगा डेल्टा में, महानदी डेल्टा में, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी नदियों की डेल्टाज में ये मिलते हैं। सुंदरी ट्री यहाँ पर एक है जो कि गंगा में मिलता है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा पे, जो कि ड्यूरेबल हार्ड टिम्बर देता है। इसके अलावा पाम, कोकोनट, क्योर, अगर ये सारे पेड़ यहाँ पर होते हैं। वाइल्ड एनिमल्स का सबसे फेमस रॉयल बंगाल टाइगर है जो कि वेस्ट बंगाल में है। और उसके अलावा टर्टल्स, क्रोकोडाइल, घड़ियाल, स्नेक, ये अलग अलग तरह के जानवर हैं जो हमारे पास मैंग्रोव फॉरेस्ट में मिलते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व्स होती है हमारे पास, जो कि मल्टीपर्पज प्रोटेक्टेड एरियाज होती है जहाँ पे हर प्लांट एनिमल स्पीशीज को उसके नेचुरल हैबिटेट में प्रोटेक्ट किया करके रखा जाता है। मेजर गोल क्या होता है बायोस्फीयर रिजर्व बनाने का, कि जेनेटिक डाइवर्सिटी बनी रहे थ्रू द नेचुरल इकोसिस्टम। मेजर ऑब्जेक्टिव इसके ये हैं कि हम लोग कंजर्व करेंगे, मेंटेन करेंगे डाइवर्सिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेचुरल हेरिटेज इन फुल फॉर्म, ठीक है। फिजिकल एनवायरनमेंट को, फ्लोरा को, फौना को। इकोलॉजिकल कंजर्वेशन को लेकर रिसर्च की जाती है। बाकी एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन के जो भी एक्सपेक्ट्स होते हैं उन पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाता है ताकि हम लोग प्रोटेक्शन को देख पाए, हाँ, चाहे हमारे प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे इकोलॉजी हो। इंडिया की बायोस्फीयर रिजर्व की बात की जाए तो कुछ मेजर बायोस्फीयर रिजर्व मैंने ली हैं, जैसे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु का जंगल बनता है, ट्राई जंक्शन बनता है, वहाँ पे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड में है। नौकरेक बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय में है। ग्रेट निकोबार हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में है। गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु में है। मानस आसाम में है। सुंदरबंस वेस्ट बंगाल में है। सिमलीपल उड़ीसा में है। डिब्रू साइखोवा आसाम में है। दिहांग देबांग अरुणाचल प्रदेश में है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है और खांगचेनजोंगा सिक्किम में है। ये कुछ मेजर बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं इंडिया की।
बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होता है? ये वो रीजन होता है जहाँ पे एक्सेप्शनली हाई स्पीशीज की डाइवर्सिटी मिलती है, लार्ज नंबर ऑफ एंडेमिक स्पीशीज मिलती हैं जो कि थ्रेट होती है फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज। तो अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन इंटरनेशनल, अ रीजन क्वालिफाइज एज अ हॉटस्पॉट अगर वहाँ पे 1500 के करीब एटलीस्ट 1500 एंडेमिक वेस्कुलर प्लांट स्पीशीज हैं एंड हैज लॉस्ट एटलीस्ट 70% ऑफ इट्स ओरिजिनल वेजिटेशन। तो वहाँ की ओरिजिनल वेजिटेशन का 70% खत्म हो चुका है और 1500 के करीब एंडेमिक वेस्कुलर प्लांट स्पीशीज हैं, उस एरिया को हम लोग हॉटस्पॉट बोलते हैं। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया की हम लोग बात करें तो हिमालयाज है, जो कि हिमालयन रीजन की बात करता है जहाँ पे एल्पाइन फ्लोरा एंड फौना बहुत ज़्यादा है। इंडो बर्मा के बॉर्डर एरियाज है जो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को कवर करता है, जहाँ पे ऑर्किड्स, बैम्बूज, हॉर्नबिल और रिच वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी है। वेस्टर्न घाट्स और श्रीलंका का पार्ट बनता है हमारा, वन ऑफ द रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी रीजन है, होम टू न्यूमरस एंडेमिक एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स। सुंदरलैंड है हमारा जो कि निकोबार आइलैंड की तरफ है, इट इज रिच इन ट्रॉपिकल रेनफॉल बायोडाइवर्सिटी। और नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारे क्लाइमेट को रेगुलेट करते हैं बाय अब्सॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीजिंग ऑक्सीजन। फॉरेस्ट हमारा सॉइल कंजर्वेशन में हेल्प करते हैं, इरोजन प्रिवेंट करने में हेल्प करते हैं, सॉइल इरोजन की बात हो रही है, और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को मेंटेन करके रखते हैं। वाइल्ड लाइफ जो है फूड चेन को रेगुलेट करके, इकोसिस्टम प्रोसेस को रेगुलेट करके इकोलॉजिकल बैलेंस बना के रखता है। बायोडाइवर्सिटी हमारा फूड, मेडिसिन, फ्यूल, टिम्बर, फाइबर और न्यूमरस तरह के इकोसिस्टम सर्विसेज हमें देते हैं। प्रोटेक्टेड एरियाज हैं हमारे जो साइंटिफिक रिसर्च को, एजुकेशन को, इको टूरिज्म को, सस्टेनेबल लाइवलीहुड को सपोर्ट करते हैं। हेल्दी इकोसिस्टम हमारे पास रहेगा तो हमारी क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट में रेजिलियंस अच्छी रहेगी। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए दैट इंडिया इज वन ऑफ द 17 मेगा डाइवर्स कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। वी सपोर्ट ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट क्योंकि वो सबसे ज्यादा वाइड स्पेस फॉरेस्ट है इंडिया में। सुंदरबन दुनिया का लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है जो कि इंडिया के पास भी है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इंडिया का पहला नेशनल पार्क है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया की पहली बायोस्फीयर रिजर्व है। काजीरंगा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर वन हॉर्न राइनोसोरस। गिर नेशनल पार्क इज द ओनली नेचुरल हैबिटेट ऑफ द एशियाटिक लॉयन। तो पूरे इंडिया में पूरी दुनिया में एशियाटिक लॉयन का सिर्फ एक ही हैबिटेट है, दैट इज गिर नेशनल पार्क। प्रोजेक्ट टाइगर हम लोगों ने लॉन्च करा था 1973 में, प्रोजेक्ट एलिफेंट हम लोगों ने लॉन्च करा था 1992 में। ये वो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वन लाइनर से जिनमें एग्जाम के कई तरह के एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं डायरेक्ट वन लाइनर की तरह। गंगा डॉल्फिन इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। इंडिया शेयर इट्स 4 ग्लोबल डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, हिमालय, इंडो बर्मा, वेस्टर्न घाट, श्रीलंका एंड सुंदरलैंड। तो ये जो हमारे 4 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है जो हम लोग शेयर करते हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट के अंदर न्यूमेटाफोर्स होते हैं, मतलब ब्रीदिंग रूट्स होती हैं। ये वाटर लॉग्ड सैलिन सॉइल के लिए इन्होंने खुद को अडॉप्ट कर लिया है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड स्पीशीज है जो कि राजस्थान में मिलती है। रिसेंटली इसको गुजरात में देखा गया है। मध्य प्रदेश हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर फॉरेस्ट जो इंडिया की मेन लैंड की स्टेट्स हैं उसमें। और अगर फॉरेस्ट टू टोटल एरिया की बात की जाए, फॉरेस्ट एरिया विद रिस्पेक्ट टू द टोटल एरिया ऑफ द स्टेट, ये रेशियो में अंडमान एंड निकोबार सबसे ज्यादा है, उसके बाद मिजोरम है। मैंग्रोव फॉरेस्ट में वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा मैंग्रोव फॉरेस्ट है, उसके बाद गुजरात में और उसके बाद अंडमान एंड निकोबार में। लोएस्ट फॉरेस्ट पंजाब है, हरियाणा में और पंजाब में लोएस्ट फॉरेस्ट परसेंटेज। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर के लिए जंगल काटे गए थे। अब इंडिया ने तरह तरह के कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स लॉन्च करे हैं। स्पीशीज स्पेसिफिक कंजर्वेशन प्रोग्राम्स है जैसे प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर साल 1973 में लॉन्च किया गया था और इसका ऑब्जेक्टिव था कि बंगाल टाइगर्स को हमें प्रोटेक्ट करके रखना है। एंड नाउ इंडिया हैज द लार्जेस्ट टाइगर पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। मैंने जुलाई 4th वीक के करंट अफेयर्स में आपको इसका काउंट बताया हुआ है। प्रोजेक्ट एलिफेंट आता है। प्रोजेक्ट एलिफेंट हम लोगों ने 1992 में लॉन्च किया गया था वाइल्ड एलिफेंट्स को कंजर्वेशन करने के लिए। प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल हम लोगों ने साल 1975 में लॉन्च किया गया था जिसमें घड़ियाल, मगरमच्छ और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल को हम लोग कंजर्व कर रहे थे। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड हम लोगों ने 2009 में लॉन्च करा ताकि जो फ्रेजाइल हिमालयन इकोसिस्टम है वहां पे स्नो लेपर्ड्स को हम लोग कंजर्व करके रख पाए। प्रोजेक्ट डॉल्फिन हम लोगों ने लॉन्च किया टू कंजर्व एंडेंजर्ड गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन जो कि हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी है। और प्रोजेक्ट लॉयन हमारा एक लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है एशियाटिक लॉयंस को गुजरात में कंजर्व करने के लिए। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट है तो ये मेरा कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वाला ग्रुप या फिर यूपी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए जो यूपी सीबीएल 2026 का ग्रुप है, इन दोनों ग्रुप को ज्वाइन करके किसी भी ग्रुप में आप मेरे से अपने डाउट डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू वेरी मच।